हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग स्पेयर व्हील। मेरा नाम है गगनप्रीत सिंह एंड स्वागत है आपका हमारे आज के Q&A सेशन के अंदर, जहां पर आपके कुछ सवालों के मेरे पास जवाब हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन है उद्यन काम्बले जी का, हैशटैग सरदार जी। हेलो सर जी, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन Hyundai गेट्स? इन सेकेंड हैंड कार्स इट इज़ वेरी चीप। इफ माई बजट इज़ वेरी लो एंड वांट स्मॉल सिटी फैमिली वीकेंड कार, देन इज इट वर्थ टू बाय अ 2008-9 मॉडल? 8-9 में गेट्स नहीं आती थी, 2007 में गेट्स मेरे ख्याल से बंद हो गई थी, 8-9 में गेट्स प्राइम आती थी। एंड टेक्निकली मेरे को कोई खास प्रॉब्लम नहीं पता गेट्स प्राइम के बारे में। आई डोंट थिंक इसमें कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, लेकिन अगर आप ऐसी पुरानी कार ले रहे हैं, Hyundai गेट्स में ना थोड़े से इलेक्ट्रिकल इश्यूज थोड़े जल्दी आया करते थे कंपेयर टू अदर कार्स। तो इलेक्ट्रिकली आप एक बार चेक कराइए कार को कि फॉल्ट्स वगैरह ना हो। आपने कोई प्राइसिंग वगैरह नहीं बताई है मुझे, तो इनफैक्ट आपका सेकंड क्वेश्चन भी था, तो 1.3 लाख के हिसाब से आपने बजट दिया था इसके अंदर, तो उसके हिसाब से अगर मैं देखूँ तो मैंने यहाँ पे तीन चीज़ें निकाली हैं। Hyundai गेट्स प्राइम 1.1 लीटर जो है 80 से 90 हज़ार के बीच आपको मिल जानी चाहिए। 1.3 लीटर जो है वो 95 हज़ार से 1,15,000 के बीच में आपको मिल जानी चाहिए। और 1.5 डीजल आपको 1 लाख से 1,15,000 के बीच में मिल जानी चाहिए। जो प्राइसेस आपको मैं बता रहा हूँ, दीज आर फॉर एक्सीलेंट कार्स। मैं हमेशा प्राइसेस एक्सीलेंट कार्स के बताता हूँ, तो अगर आपको कुछ गड़बड़ लगती है तो इन प्राइसेस में आप थोड़ी सी कमी करा सकते हैं, थोड़ा सा प्राइस को नीचे लेके जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम द सेम पर्सन, बजट 1 से 1,30,000 का है आपका, और OLX पे आपने विस्टा, वैगनर, सेंट्रा एक्सेट्रा बहुत सारी कार देखी हैं। 2009-10 ईयर आता है आपके बजट में, ठीक है। और आपको वीकेंड के लिए कार चाहिए, फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स, आई एम नॉट गोइंग टू ड्राइव डेली, वीकेंड पर्पज ओनली, ठीक है। छोटी कार चाहिए आपको, हैचबैक, 3-4 साल के लिए आपने चलानी है, माइलेज 12 से कम ना हो। 2009-10 के हिसाब से अगर आप देख रहे हो ना, 1 लाख के अंदर, विस्टा इज़ ऑल्सो अ नाइस कार। देखो मैं चला रहा हूँ, मुझे कोई इशू नहीं है उस कार के अंदर अभी तक। मैंने वैसे ली थी कार 12 में, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पुरानी कार होगी तो उसमें इश्यूज थोड़े से ज़्यादा होंगे कंपैरेटिवली। लेकिन आप जो भी कार ले रहे हो, इतनी सी बात बोलूँगा, आप उसका चेकअप सही से करवाओ। हाँ, अगर आपको लेनी है टाटा के अंदर तो आपको विस्टा इज़ अ नाइस कार। इंडिका के अंदर थोड़ी सी क्वालिटी विस्टा से पीछे थी। टाटा के अंदर आप जा सकते हो विस्टा की तरफ। मारुति सुजुकी के अंदर आप जा सकते हो जेन एस्टिलो की तरफ, क्योंकि वैगनआर आपको थोड़ी सी महंगी मिलेगी बिकॉज इट इज़ अ पॉपुलर कार। जेन एस्टिलो में एक छोटा सा इशू है कि उसकी जो फ्रंट लुक है वो बहुत लोगों को पसंद नहीं आती। उसके अलावा मेरे ख्याल से हर एस्पेक्ट में ये कार वैगनआर से बेटर है, जो उस टाइम पर वैगनआर आती थी। तो एस्टिलो इज़ ऑल्सो अ नाइस कार। देन सेंट्रो के अंदर जगह बहुत ज़्यादा नहीं है, और सेंट्रो की हैंडलिंग में ना कोई बहुत ज़बरदस्त नहीं है। इट इज़ अ गुड कार, लोग चलाते हैं, बहुत फेमस कार है, इसको ख़राब बोलूँगा तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। बट सेंट्रो को मैं आपको बोलूँगा अवॉइड करो, चाहे तो आप कोई और कार देख लो इस सेगमेंट के अंदर। मतलब सेंट्रो इज़ नॉट माई पिक। मैं यहाँ पर जाऊँगा तो मैं मारुति और टाटा के अंदर ही रखूँगा अपने आप को। तो उसके अलावा आपने गेट्स के बारे में पूछा, इट इज़ अ नाइस कार, आप एक बार चेक कर लीजिए। गेट्स की भी हैंडलिंग कोई बहुत शानदार नहीं है, पर चलो गेट्स ना पावर और स्पेस के मुकाबले में थोड़ी सी ठीक है, तो इसलिए मैं आपको गेट्स बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है जय सिंह जी का, हैशटैग सरदार जी। सर मेरी हेल्प करिए, दो सवाल हैं। मैंने मार्च 2018 में टियागो एक्सेड ली थी और अब तक वो सिर्फ 830 किलोमीटर ही चली है। उसकी लास्ट सर्विस लूँ कि ना लूँ? करीब 3,000 रुपये चार्ज है इसका, ठीक है। दो बातें यहाँ पर, पहली बात तो आप इसकी सर्विस लो, बिकॉज सर्विस एंड वारंटी आपस में रिलेटेड होते हैं। तो कल को कंपनी सर्विस ना लेने की वजह से आपकी वारंटी लैप्स ना कर दे, ऐसा होता नहीं है इमीडिएटली, बट कल को किसी भी स्पेसिफिक केस के अंदर कंपनी कह सकती है आपने सर्विस हमसे नहीं करवाई थी तो इसकी गारंटी हम नहीं लेंगे, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपकी न्यू कार है और वो सिर्फ 830 चली है, तो अगर ये पहली ही सर्विस करा रहे हो आप अपनी कार की, मतलब 830 तो बहुत कम होते हैं। तो इसमें तो इंजन के अंदर जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, जब आपकी पहली सर्विस होती है, जब इंजन के अंदर एक बेसिक वियर एंड टीयर होता है ताकि पिस्टन का फ्लो सही से हो सके, उस केस में ये सर्विस करानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है। अगर आप पहली सर्विस करा रहे हो अपनी कार की, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डोंट लुक एट द मनी, लुक एट योर कार। अगर आपको कार रखनी है लंबे समय तक तो ये सर्विस ज़रूर करवाओ, क्योंकि बहुत, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट सर्विस होती है पहली वाली, इसलिए कंपनी 1500 के बाद ही कंपनी सर्विस करने के लिए बोल देती है। आपने 1 साल में कम चलाई है, यहाँ पर कसूर मैं कंपनी का नहीं निकाल सकता, ठीक है। आपकी यूसेज नहीं थी तो आपने कम चलाई है, एंड आई बिलीव आपने पेट्रोल कार ही ली होगी, तो ऐसे केस के अंदर ठीक है सर्विस थोड़ी सी महंगी आपको शायद लगेगी कंपनी से एक बार, बट ये इट इज़ वर्थ, क्योंकि इंजन का जो वियर एंड टीयर होता है पहले वाला, वो इसके अंदर हो सकता है हो, अगर आपकी न्यू कार थी तो। दूसरा आपका सवाल है कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि मैं ही चलाने वाला हूँ और इस साल भी घर पर ही रहने वाला हूँ, तो गाड़ी घर पर खड़ी रहेगी, मुझे उसका इंश्योरेंस कंप्रिहेंसिव वाला रिन्यूअल कराना चाहिए या नहीं, थर्ड पार्टी वाला करा दूँ या कुछ भी ना कराऊँ? बिकॉज अभी 2000 के एंड तक कार कम चलेगी, ठीक है, और आप सजेस्ट करो, राइट, कोई बात नहीं, सवाल अजीब नहीं है आपका, ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात है, देखो इंश्योरेंस के केस में मैं हमेशा कहूँगा करवा के रखो, बिकॉज सी वी नेवर नो कब क्या दिक्कत आ जाए। अगर आपकी कार खड़ी खड़ी कोई ठोक गया फिर क्या करोगे आप ऐसे केस में ना? तो इंश्योरेंस मैं हमेशा कहूँगा आपको करवा लो, हाँ, लेकिन कंपनी से अब इंश्योरेंस ना करवाओ। कंपनी से आपने पहले करवाया होगा जब कार निकली होगी, अब आप इंश्योरेंस बाहर से करवाओ।
और चाहे तो किसी नेशनल कंपनी से आप करवा लो, जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी है एक, उसके अलावा यूनाइटेड के इंश्योरेंस। देखो मैं किसी कंपनी को फेवर नहीं कर रहा यहाँ पर, वैसे बता रहा हूँ मैं कि इनसे आप करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अच्छा रेट मिल जाएगा। और सिर्फ थर्ड पार्टी ना करवाओ, क्योंकि थर्ड पार्टी में कंपनी सिर्फ इतना कहती है कि कल को अगर आपको किसी को ठोक देते हो तो जो सामने वाला पर्सन होगा ना, उसके हिस्से का पैसा कंपनी दे देगी, पर आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, तो उसका कोई कराने का फायदा नहीं है, वो सिर्फ चालान से बचने वाली एक बात है। और इसको मैं सही नहीं समझता। मैं तो आपको अभी भी कहूँगा, आपकी न्यू कार है, जीरो डेप्रिसिएशन करवा लो, ठीक है थोड़ा सा आपको महंगा लगेगा, लेकिन मेरे ख्याल से इट इज़ वर्थ इट यार। जब, क्योंकि ये चीज़ें ना बता कर नहीं होती है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था किसी टाइम पर, तो मुझे पता ही नहीं था कि मेरी कार की इंश्योरेंस नॉर्मल वाली जीरो डेप्रिसिएशन नहीं है, और मैंने उसका 17-18 हज़ार रुपये दिया था, राइट। अगर जीरो डेप्रिसिएशन हुई होती तो मेरा खर्चा होता सारा का सारा कोई 1200-1300 रुपये का। तो पहली बात तो वो पैसे वहीं पूरे हो जाते। दूसरी बात, ये चीज़ें कभी बता कर नहीं आती। ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कार आई और 15 साल तक कभी नहीं ठुकी, ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी कार आई और 6 महीने के अंदर ठुक गई। तो वी नेवर नो अबाउट दीज थिंग्स। इंश्योरेंस करवाना मेरे ख्याल से सही काम है, वैसे भी सरकार भी चाहती है आप कराओ। हाँ, बाहर से करवा लो, टाटा से मत करवाओ, आपको शायद अंदर से इंश्योरेंस महंगी पड़ती होगी। टाटा से इंश्योरेंस कराने का आपको सिर्फ एक ही फ़ायदा है कि आपकी कार इमीडिएटली प्रोसेस होना शुरू हो जाती है। कुछ बोलती है टाटा इसको, टाटा टीएमटी होता है शायद, टाटा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन टाटा से कराने का बस एक ही फ़ायदा है। तो मेरे को लगता नहीं है कि ये कोई बहुत ज़रूरी सी चीज़ है। आप सर्विस, आप इंश्योरेंस कहीं बाहर से करवा लो, किसी सरकारी कंपनी से। अगला क्वेश्चन मनदीप सिंह जी का है, हैशटैग सरदार जी, अ वेरी क्लोज फ्रेंड हैज़ 2011 सी क्लास एंड दैट कार हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील। माई कजन्स 2014 सी क्लास हैज़ दिस, बट वाई नॉट दिस पर्टिकुलर सी क्लास जिसका मैंने वॉक अराउंड किया था। दिस इज़ वे मोर एडवांस्ड एंड कॉस्टलियर देन प्रीवियस जनरेशंस। ओके, इसका जो सबसे पहला आंसर है वो है कॉस्ट कटिंग। ठीक है, कंपनी को कंपटीशन हर तरफ से हो रहा है, तो ऐसे केस के अंदर कंपनी उन फीचर्स को हटा देती है जो कम यूज़ होते हैं, राइट। कंपनी को पता है ये चीज़ ज़्यादा यूज़ होती है, इलेक्ट्रॉनिक जो सीट्स होती हैं, सीट्स के एडजस्टमेंट लोग ज़्यादा करते हैं, स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट लोग कम करते हैं। अब कंपटीशन कहाँ कहाँ से आ रहा है, अब ये भी देखिए। एक तो साथ वाली गाड़ियाँ होती हैं, राइट, BMW, ऑडी, तो वो तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चीज़ बना रही होंगी, तो इनको लगता है कि हाँ भी जो हमारे सेम सेगमेंट की कार है, जैसे A4 एंड 3 सीरीज़, उसके हिसाब से हमको अपने आप को रखना है, नंबर वन। नंबर टू, जो थोड़ी सी नीचे की कार है, जैसे ऑक्टाविया है, फिलहाल एक ही कार है मेरे पास इस टाइम पर, एंड ऑक्टाविया, सिविक बहुत जल्द आ जाएगी, तो ये कारें भी कभी कभी ना जो ऊपर की कार है उनको हल्का हल्का टच कर जाती हैं। प्राइसिंग के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, डेफिनेटली जो आदमी की जेब 25 लाख की है वो 40 लाख नहीं खर्चने वाला, बट समटाइम्स क्या होता है, बंदे जहाँ कंफ्यूज होते हैं ना कि भाई मैं मर्सिडीज लूँ, जो ये बेसिकली फर्स्ट टाइम बायर्स होते हैं, तो ये लोग जब देखते हैं कि निचले सेगमेंट में भी मुझे ऐसी कार मिल रही है, तो वो थोड़ा सा स्टेप बैक कर जाते हैं। तो कंपनी को ये भी देखना पड़ता है कि हमसे ऊपर और नीचे के सेगमेंट में क्या क्या चीज़ हमको बैलेंस रखनी है। तीसरी चीज़ यहाँ पर एक और मैटर करती है कि सी क्लास बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती जा रही है, राइट। तो सी क्लास का जो अगला प्रोडक्ट आता है कंपनी के पास, ई क्लास, कंपनी को उनके अंदर भी आपस में थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है। तो ऐसे केस के अंदर सी क्लास में से अगेन कंपनी को पता है वो वाले फीचर्स हटा दो जो कम यूज़ होते हैं। पहला फायदा कॉस्ट कटिंग था, दूसरा फायदा हो जाएगा कि ई क्लास से ये चीज़ डिफरेंशिएट हो जाएगी। इसके अलावा डेफिनेटली पुरानी कार्स के अंदर फीचर ज़्यादा होते थे और आने वाले टाइम में वो धीरे धीरे कुछ फीचरों को हटाया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ध्यान हो, i10 और i20 के फर्स्ट जनरेशन के अंदर सनरूफ भी आती थी, जो कि अब नहीं आती है। तो Hyundai को या बाकी कंपनीज, हर कंपनी ऐसे करती है, उनको पता होता है कि क्या चीज़ हमारी कम यूज़ हो रही है या इतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं लगती कंपनी को वो चीज़, तो कंपनी उसको हटा देती है। ये तो होगी पहली बात। अब एक दूसरी चीज़ यहाँ पर एक और है कि सी क्लास का जो टॉप वेरिएंट आता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। दिस वाज द प्रोग्रेसिव वेरिएंट। इसके नीचे प्राइम आता है, प्राइम देन प्रोग्रेसिव, देन आता है AMG लाइनअप जो कि C300 है मेरे ख्याल से, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील है। तो कंपनी डेफिनेटली थोड़ा सा प्रीमियम चार्ज कर रही है आपको कंप्लीट फीचर सेट देने के लिए, अदरवाइज ये एक कॉस्ट कटिंग का ही पार्ट है। अगला क्वेश्चन गुरजीत सिंह चौधरी जी का है, हैशटैग सरदार जी, मैं जम्मू से हूँ, आपके रिव्यूज़ अच्छे लगते हैं, थैंक यू। इंजन ट्यूनिंग क्या होती है? सीसी सेम होने पर भी कार की लाइफ पेट्रोल में 15 साल और डीजल में 10 साल। अगर इंजन नया लगा दिया जाए तो क्या कार की लाइफ बढ़ सकती है? ओके, यहाँ पे 3 क्वेश्चन है। पहली बात तो इंजन ट्यूनिंग क्या होती है, दूसरी बात कार की लाइफ, और तीसरी बात है इंजन नया लगा दिया जाए तो लाइफ बढ़ेगी कि नहीं। इंजन ट्यूनिंग क्या होती है? देखो, इंजन ट्यूनिंग सिर्फ इतनी सी चीज़ है, माइलेज और पावर और रिलायबिलिटी के बीच का एक मिक्स है। कभी कभी कंपनी क्या करती है, एक इंजन को माइलेज के हिसाब से ट्यून कर देती है, कभी कभी एक इंजन को रिलायबिलिटी के हिसाब से ट्यून करती है, कभी कभी एक इंजन को पावर के हिसाब से ट्यून कर देती है। इसका मैं आपको बहुत सिंपल सा एग्जांपल देने जाऊँ तो सबसे पहली बात तो DDIS इंजन है। इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कारें डीजल की DDIS इंजन को यूज़ करती है, हमको पता है, जो कि फिएट से हमको इंजन आता है 1300 सीसी का, 1248 सीसी का, और स्विफ्ट के अंदर यूज़ होता है, बलिनो, सियाज, ब्रीजा, मारुति के तो हर डीजल कार में वो चीज़ यूज़ होती है। उसके अलावा फिएट यूज़ करता था वो इंजन, देन टाटा ने भी वो इंजन को यूज़ किया है। बोल्ट और जेस्ट में आपको सेम इंजन मिलता है। अब आपने देखा होगा इस इंजन के अलग अलग नंबर्स हैं, जैसे कि स्विफ्ट के अंदर ये इंजन बनाता है तकरीबन 75 हॉर्स पावर और 190 Nm का टॉर्क।
देन सियाज के अंदर ये इंजन बनाता है तकरीबन 89 हॉर्स पावर एंड 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क। देन लीनिया के अंदर ये इंजन बनाता है 92 हॉर्स पावर और 201 न्यूटन मीटर का टॉर्क मेरे ख्याल से। चलो ज़्यादा फर्क नहीं है, बट डिफरेंस है थोड़ा सा कंपनी जो क्लेम करती है। अब ये जो डिफरेंस आता है ये आता है सिर्फ इंजन ट्यूनिंग की वजह से। कंपनी उस कुछ पैरामीटर्स होते हैं ऐसे, कंपनी उनको सेट कर देती है। अब वो पैरामीटर कैसे डिसाइड होते हैं, कुछ होते हैं इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स, कुछ होते हैं मैकेनिकल पैरामीटर्स। जैसे कि आपके पास एक इंजेक्टर लगा हुआ है जो सिलेंडर में फ्यूल डाल रहा है, अगर वो कम फ्यूल डालेगा तो पावर कम बनेगी, अगर वो ज़्यादा फ्यूल डालेगा तो पावर ज़्यादा बनेगी। लेकिन जब ज़्यादा फ्यूल डालेगा तो माइलेज कम हो जाएगी। तो ये सेटिंग होती है छोटी छोटी इंजन ट्यूनिंग के अंदर। ये तो होगी मैकेनिकल चीज़, आपने थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। देन आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स। इलेक्ट्रॉनिक सेटिंग्स के अंदर क्या होता है कि आप जो जो टर्बो का बूस्ट होता है उसको इलेक्ट्रॉनिकली कम कंट्रोल कर सकते हो कि टर्बो कितना काम करेगा। अब स्विफ्ट और सियाज का इंजन सेम है, सिर्फ टर्बो का फर्क है। एक को मिलता है फिक्स ज्योमेट्री टर्बो, एक को मिलता है वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बो। अगर आप टर्बो चेंज कर देते हो तो ये चीज़ चेंज हो जाती है। ये मैंने लाइव में देखी हुई है, ये मैंने एक्चुअल में देखा हुआ है कि किसी ने ब्रेजा का टर्बो स्विफ्ट पे लगाया हुआ था और वो स्विफ्ट उसकी 200 Nm टॉर्क बना रही थी और वो स्विफ्ट बहुत सही चलती थी। तो ये इंजन ट्यूनिंग होती है, कंपनी अपने हिसाब से इंजन को सेट कर लेती है। अब इंजन ट्यूनिंग एक और तरह से हो सकती है, हालांकि उसको एक्जैक्टली इंजन ट्यूनिंग नहीं कहेंगे, लेकिन वो क्या है, सियाज एंड ब्रीजा के अंदर सेम नंबर आते हैं 89 bhp एंड 200 Nm टॉर्क। लेकिन सियाज थोड़ी सी आराम से चलती है और ब्रीजा भागती है। वहां पर क्या फ़र्क है, इंजन ट्यूनिंग ऑलमोस्ट सेम, इनफैक्ट सेम ही है। छोटा सा फर्क है ECU की थोड़ी सी रीमैपिंग हो रखी है डिफरेंट, और ट्रांसमिशन का थोड़ा सा फर्क है। यानी जब आप दोनों को 100 की स्पीड पे लेके जाओगे तो ब्रीजा का RPM थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बिकॉज ब्रीजा हमेशा अपने टर्बो के आसपास रहती है, मैनेज करती है। सियाज थोड़ी सी चलती है आराम से। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से कंपनी माइलेज रिलायबिलिटी को सेट कर सकती है। जो कार ज़्यादा पावर बनाएगी, जिस कार को हम पावर के हिसाब से ट्यून कर देंगे, डेफिनेटली उसकी रिलायबिलिटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और माइलेज थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इनका बैलेंस होता है, कंपनी उसके हिसाब से बेस्ट रखती है अपने आप को। इटियोस एंड कोरोला के अंदर भी सेम इंजन आता है, सिर्फ उसके हेड का फर्क है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती है, कंपनी यहाँ से बहुत कुछ निकाल लेती है। उसके अलावा आपका सवाल है पेट्रोल में 15 साल और डीजल में 10 साल की लाइफ क्यों होती है। बिकॉज जो डीजल इंजन होते हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा काम करना पड़ता है, क्योंकि डीजल का फ्यूल ऐसा होता है। एंड एक और चीज़ जो यहाँ पर मैटर करती है वो होता है कैटालिटिक कन्वर्टर। डीजल गाड़ियों के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है जो थोड़ा सा ना आपका जब धुआं निकलता है उसको साफ करता है। एग्जॉस्ट के अंदर बेसिकली एग्जॉस्ट सिस्टम लगा होता है एक, तो धुएं को वो साफ करता है। तो उसकी भी एक लाइफ होती है अपनी, वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है। अब अगर आप नया इंजन लगा लेते हो और लाइफ बढ़ाना चाहते हो उसकी, तो ऑनेस्टली स्पीकिंग लाइफ बढ़ सकती है अगर आप कुछ चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान से चेंज कराओगे तो। लेकिन हमारी सरकार इस चीज़ को नहीं मानती, जहाँ पर कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जब तक सरकार को ये बात नहीं समझ में आती कि ये चीज़ें चल सकती हैं, तब तक के लिए इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। आप इंजन ना बदलवाएं। अगर आपने बदलना है सिर्फ शौक के लिए बदलो, ये मत सोच के बदलो कि सरकार इस कार को चलने देगी, बिकॉज सरकार के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। समटाइम्स मुझे इलॉजिकल लगते हैं, क्योंकि अमेरिका या कनाडा के अंदर भी 30-30 साल 40-40 साल पुरानी कारें चल रही हैं और वहाँ पे सिर्फ इतना सा सिस्टम है, लोग अपनी कार को मेंटेन करते हैं। देन उनके कुछ चेकअप्स होते हैं, अगर आपकी वो कार वहाँ पर पास हो जाती है तो उस कार को एक तरह का आप कह लो ग्रीन शीट मिल जाती है, उसको चला सकते हो। अदरवाइज वो कारों को बंद कर दिया जाता है या कह दिया जाता है ये कार रोड पर नहीं चल सकती, इसको ठीक करो फिर चलाओ। इंडिया के अंदर मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन सरकार चाहती है कि हम हर 10 साल में अपनी कार को बदलें। राइट। उसके अलावा ऑल्टो K10 का फुल ऑनरशिप रिव्यू मैं बहुत जल्द करने की कोशिश करूंगा, मेरे सर्कल में एक पर्सन के पास है। अगला क्वेश्चन है गगनदीप हांडा जी का, हैशटैग सरदार जी, विच ब्रांड इज चीप एंड बेस्ट टायर्स फॉर पंजाब एंड हिमाचल रोड्स फॉर Hyundai वर्ना। ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे टायर्स का कोई आइडिया नहीं है, मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ वो बता देता हूँ। मैं यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल CC5। अब टायर के बारे में ना नाम लेने में भी प्रॉब्लम होती है, लोग कहते हैं यार ये तो पेड वीडियोस ने ब्रिजस्टोन नहीं बोला, हमारे तो अच्छे टायर निकल गए। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं अपनी अभी का बता रहा हूँ सिर्फ। मैं CC5 टायर यूज़ कर रहा हूँ कॉन्टिनेंटल का, और अच्छा लगा मुझे ये टायर। इसकी अभी भी मेरी कार ठीक ठाक चल चुकी है फिलहाल, कोई 30,000 किलोमीटर के आसपास, और इनकी ग्रिप अभी भी बहुत ज़्यादा शानदार है। मेरे को लगता है ये अगले 30,000 बहुत आराम से निकाल देंगे। तो CC5 मुझे ठीक लगा है, आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो। लेकिन CC5 में छोटी सी प्रॉब्लम है, इसकी रबड़ नॉइस थोड़ी ज़्यादा है। इसकी ना रबड़ हार्ड होती है, टायर की लाइफ बढ़ जाती है, बट नॉइस थोड़ी सी टायर ज़्यादा करते हैं ये वाले। तो यू कैन चेक दीज थिंग्स, लेकिन मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है टायरों का। 7वां क्वेश्चन है अमू टाइप जी का, हैशटैग सरदार जी, मुझे फिएट लीनिया डीजल 2011 मॉडल खरीदनी है, तो क्या मुझे खरीदनी चाहिए? अगर खरीदनी चाहिए तो कितने में लेनी चाहिए? मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ, ठीक है, आपने जगह बताई अपनी। एंड अगर नहीं खरीदनी चाहिए तो कौन सी डीजल कार खरीदनी चाहिए? ऑल राइट, लीनिया इज़ अ गुड कार, लेकिन शायद ज़्यादा देर कंपनी हमको देश में देखने को ना मिले। और ऐसे केस के अंदर मैं आपसे कहूँगा ठीक है आप ले सकते हो, कार अच्छी है। और अगर आपको 2011 लेनी है तो मैंने इसका रेट कहीं पे फाइनलाइज किया था, 2,75,000 के आसपास मिल जाएगी आपको महाराष्ट्र में लीनिया, बहुत अच्छी कंडीशन में। बहुत अच्छी कंडीशन की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल वाली, ऐसे नहीं कह रहा कि खटारा जैसी है इंजन, और जब चलती है तो स्लो चलती है, पिकअप नहीं आती है, दरवाजे आवाज़ करते हैं, वैसी नहीं, अच्छी एक्सीलेंट कंडीशन में
275 तक की आपको मिल जाएगी, लेकिन हाँ बार्गेन करना आपका काम है, उसको और नीचे करना आपका काम है। अगर आप लीनिया नहीं लेना चाहते तो ऐसे केस में आपको और कौन सी कार मिलती है? देखो लीनिया आपने पसंद करी है, एग्जैक्टली तो मैं नहीं जानता कि आपने लीनिया पसंद क्यों करी है, लेकिन अगर मैं थोड़े से करेक्टरिस्टिक्स को देखूँ तो चलने में अच्छी है, मज़ेदार है, थोड़ी सी कार स्ट्रॉन्ग है, अंदर स्पेस अच्छा है, लुक्स में कार बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब स्पेस के मामले में अगर आपको लेना है, अगर आप लुक्स को छोड़ते हो स्पेस को लेते हो, तो ईटियोस भी अच्छी कार है। उसके अलावा आप सन्नी भी चेक कर सकते हो, सन्नी की भी कार अच्छी है, 1.5 डीजल इंजन है, वो अच्छा इंजन है, वो इतना कोई दिक्कत वाला इंजन नहीं है। सिर्फ रेनो की सर्विस खराब है, लेकिन सर्विस फिएट की भी कोई बहुत शानदार नहीं है। आप दोनों केस में कार बाहर से चेक कर ठीक करवाओगे, ठीक है। तो आप सन्नी चेक कर सकते हो, आप ईटियोस चेक कर सकते हो, एंड आप 2010-11 के आसपास की डिज़ायर भी चेक कर सकते हो। मारुति लोग पसंद नहीं करते, लेकिन डिज़ायर पुरानी वाली थोड़ी ठीक थी स्ट्रेंथ के मामले में। स्पेस, स्टाइलिंग वो आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ सर, वो आप देखिए आपको क्या चीज़ पसंद आती है। लेकिन ईटियोस, सनी एंड डिज़ायर, इन तीनों कारों को भी आप चेक कीजिए, आपको अच्छे रेट पे अच्छी गाड़ियाँ मिल जाएंगी। अगला क्वेश्चन परमवीर सिंह जी का है, हैशटैग सरदार जी, न्यू वैगनर 1.2 पेट्रोल ZXi या इग्निस डेल्टा पेट्रोल, कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए? ऑल राइट, टफ क्वेश्चन। दोनों कारों के प्राइसेस भी सेम है, दोनों कारों का सिलोवेट जो ओवरऑल साइज है वो भी सेम है, एक जैसा ही है मतलब, और दोनों कारों का इंजन भी सेम है, दोनों कारों की माइलेज भी एक जैसी है। कहाँ पर डिफरेंस है वो बात कर लेते हैं। पहली बात तो वैगनर थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से, और इग्निस थोड़ा सा है डिज़ाइन स्टांस के हिसाब से, एक लुक कार की आती है, राइट। तो अगर तो आपको प्रैक्टिकलिटी वाली कार चाहिए, नो नॉनसेंस, सिर्फ एक कार मेरा काम करती है, मैं उसमें ट्रैवल करता हूँ, इट इज़ गुड कार एंड दैट्स इट, वैगनर। अगर आपको थोड़ा सा डिफरेंस कुछ चाहिए, कुछ नई चीज़ चाहिए, तो आप इग्निस को ट्राई कर सकते हैं। लुक्स के मामले में देखो अपना ओपिनियन होता है, लुक्स कभी भी मैं ये नहीं कहता मुझे नहीं पसंद तो आपको भी पसंद ना आए, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, राइट। लुक्स के मामले में मुझे वैगनर आगे और पीछे दोनों तरफ से नहीं पसंद, इग्निस मुझे लुक्स के मामले में आगे से पसंद है, पीछे से मुझे इग्निस भी नहीं पसंद। तो ये थोड़ा सा आप डिसाइड करो पहली चीज़ तो, कि लुक्स में आपको क्या पसंद है। इग्निस थोड़ी सी लगती है जैसे, बस लगती है, स्ट्रांग है या नहीं वो तो क्रैश टेस्ट बताएंगे, ठीक है। थोड़ी सी लुक इग्निस की मुझे बेटर लगती है, थोड़ी सी न्यू एज लगती है, थोड़ी सी कार ना मस्कुलर सी लगती है, ये तो होगी पहली बार लुक्स की। उसके बाद इंटीरियर की अगर मैं बात करूँ तो इग्निस का जो इंटीरियर है थोड़ा सा ज़्यादा स्टाइलिश है वो देखने में, आपको ब्लैक एक्सेंट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब ब्लैक एक्सेंट की वजह से हो सकता है आपको इग्निस के अंदर बैठ के थोड़ा सा फील हो जैसे कि कार छोटी है अंदर से, तो ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। बूट स्पेस भी इग्निस का थोड़ा सा कम है, प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से देखा जाए तो वैगनर का बूट स्पेस भी थोड़ा सा ज़्यादा है। उसके अलावा आपने सेलेक्ट किया है मॉडल ZXi और इग्निस का आपने सेलेक्ट किया है डेल्टा। आपको पता है कि वैगनर का जो ZXi होता है, ZXi बेसिकली मारुति लाइनअप में टॉप मॉडल होता है, और डेल्टा जो होता है वो आता है सिग्मा, डेल्टा, देन अल्फा, देन जीटा, मेरे ख्याल से अल्फा या जीटा मेरे से कोई टॉप होता है, जीटा अल्फा टॉप होता है। तो जो डेल्टा है वो सेकंड वेरिएंट होता है नेक्सा के लाइनअप के अंदर। ये भी एक बड़ा डिफरेंस है कि आप वैगनर ले रहे हो, वो आती है मारुति से, और इग्निस डेल्टा आती है नेक्सा से, तो नेक्सा की सर्विस थोड़ी सी बेटर है, ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ी सी बेटर है, बस आपको थोड़ा सा जल्दी टाइम दिया जाता है, ठीक है, थोड़े अच्छे अच्छे आपको लोग प्यार प्यार से बात करेंगे, बस इतना सी बात है, राइट। हम बात कर रहे थे वेरिएंट्स की, ZXi इज द टॉप वेरिएंट और डेल्टा आता है वो सेकंड वेरिएंट है। तो ऐसे केस के अंदर ZXi में फीचर्स थोड़े से ज़्यादा हैं, कुछ बहुत कम एक दो स्पेसिफिक फीचर हैं जो आपको इग्निस के पसंद आएंगे, जो एक्स्ट्रा होंगे, अदरवाइज ओवरऑल फीचर जो है वो आपको वैगनर में ज़्यादा मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है क्या है। अगर मैं पर्टिकुलर अपने हिसाब से चॉइस करूंगा तो मैं इग्निस की तरफ जाऊंगा, बिकॉज मुझे वैगनर एक तो लुक में नहीं पसंद, दूसरा इग्निस एक अच्छा प्रोडक्ट लगता है मुझे मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि इग्निस बिकनी चाहिए वैगनर के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा, नहीं बिकती तो वहाँ थोड़ा सा कंपनी का फेलियर है। उसके अलावा इग्निस में भी कुछ अपडेट्स आने चाहिए मेरे को लगता है, क्योंकि वैगनर उन्होंने न्यू निकाल दी है। लेकिन आई विल गो विद द इग्निस, आपको मैंने डिफरेंस बता दिया है, प्रैक्टिकलिटी एंड मोर फीचर्स वैगनर, लुक्स और थोड़ा सा स्टाइलिश स्पोर्टी चीज़ चाहिए तो इग्निस। माइलेज का भी थोड़ा सा फर्क है, वैगनर की माइलेज ज़्यादा है, इग्निस के टायर थोड़े से चौड़े हैं, तो एग्जैक्टली नहीं मुझे पता कि किस चीज़ का फ़र्क है, उन टायर्स की वजह से है या क्या रीज़न है, बट इग्निस की थोड़ी सी माइलेज कम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपको रियल लाइफ में, हल्का सा ही फर्क है। सत्यम सिंह जी का क्वेश्चन है, हैशटैग सरदार जी, भाई जी मैंने Q&A 7 में क्वेश्चन किया था, गलती ये रह गई कि सरदार जी की जगह भाई जी लिख दिया, सॉरी फॉर दिस। अरे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ना प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है हैशटैग की कि क्वेश्चन इजीली मिल जाता है, आइडेंटिफाइबल हो जाता है बड़ी जल्दी, राइट। इसलिए आपने अगर ध्यान से देखो आज सिर्फ हैशटैग वाले क्वेश्चन है और कोई क्वेश्चन नहीं है। आई एम सॉरी पीपल, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर उस चीज़ को फिल्टर करना था, एंड आप सॉरी मत बोला करो, ऐसे मुझे लगता है जैसे मैंने गुनाह कर दिया हैशटैग लगा के। ऑल राइट, क्वेश्चन है आपका, फोर्ड फिको पेट्रोल 2010, 40,000 किलोमीटर, कंडीशन गुड, नीट एंड क्लीन बाहर से भी और अंदर से भी, फैमिली यूज़ और यूथ कॉमर्स के लिए, कैसी चॉइस है, प्राइस बताएं। और एक बात, 10 MDL खड़ी हुई गाड़ी के टायर में कोई इशू आ सकता है कि नहीं?
मुझे समझ नहीं आया MDL क्या है, या तो आप बोलना चाहते हैं कि 10 मंथ्स के लिए खड़ी रही कार या ऐसा कुछ। चलिए, फोर्ड फिगो पेट्रोल 2010 40,000 किलोमीटर्स, कंडीशन गुड। अगर मैं एक्सीलेंट कंडीशन की बात करूं तो 1 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 1,30,000 दो यार आप इस चीज़ के ना, बिकॉज उन कारों के रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है फोर्ड के, तो अच्छा है अब इसकी रीसेल को एंजॉय करो अब। ठीक है, तो 130 अगर कार बहुत एक्सीलेंट कंडीशन में है, बहुत साफ़ सुथरी कार है तो। उसके अलावा हाँ, अगर आपका बंदा ऑलरेडी कम पैसे मांग रहा है तो कम ही देना, ये मत बोल देना कि मैंने सुना था कि इसका 31 बनता है तो 31 ले ले। बाकी आप जितना बार्गेन करा पाओ वो आपके ऊपर है। अगला क्वेश्चन मुझे समझ नहीं, आपका 10 MDL खड़ी हुई, अगर कार आपकी 10 मंथ्स खड़ी है फॉर एग्जाम्पल आप ले लेते हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा। तो अगर 10 महीने कार खड़ी है तो क्या टायर में प्रॉब्लम आ सकती है? डेफिनेटली आ सकती है। अब वो इशू डिपेंड करता है, टायर टू टायर लीकेज का इशू भी हो सकता है, क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कार के अंदर थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाता है। ठीक है, मॉइस्चर की वजह से इंटरनल साइड के रिम पे थोड़ा सा जंग लग जाता है, उस केस में थोड़ा सा जो हवा वगैरह है वो लीक हो सकती है। और जब कार का टायर लीक हो जाता है, अब क्या होगा, आपका टायर फूला हुआ था वो एकदम से खत्म हो गया, तो जब टायर के ऊपर कार आके चिपक गई और टायर ऐसे ही पड़ा रहे, तो थोड़ा सा कई बार ना टायर की शेप खराब हो जाती है, बिकॉज टायर के अंदर वायर्स होती है। तो एक तो वो चीज़ खराब कर सकती है आपके टायर को। दूसरी बात, अगर तो ये लीकेज होती है तब, अगर लीकेज नहीं होती मान लीजिए टायर में, तो वैसे तो आमतौर पे कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी एनवायरनमेंट का फ़र्क पड़ता है, कार कहाँ खड़ी थी, घर के अंदर थी या बाहर थी। लेकिन यहाँ पर मैं ये भी नहीं कह रहा कि धूप में नहीं होनी चाहिए या उसमें नहीं होनी चाहिए। आमतौर पे क्या होता है, अब जैसे सर्दी का मौसम है, रात को कार का टायर ठंडा हो जाता है, सुबह कार का टायर जब हम चलाते हैं तो गर्म हो जाता है, तो टेम्परेचर थोड़ा सा रेगुलेट होता रहता है, तो ना ही टायर मतलब जो भी टायर है वो एक टेम्परेचर में पड़ा नहीं रहता बार बार। ठीक है, जब कार खड़ी रहे ना तो आमतौर पर उसका टेम्परेचर ठंडा ही होता रहता है, तो थोड़ा सा वियर हो जाता है जब एक टेम्परेचर में एक चीज़ रहती है। तो बेसिकली ये एक तरह की रबड़ ही है टायर भी, तो रबड़ थोड़ा सा डिफॉर्म हो जाती है, हो सकती है मतलब, लेकिन ज़्यादा इशू नहीं आएगा। इसको आप क्या करो, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी कार ऐसी खड़ी हुई है तो अ, इसके अंदर हवा भरो जितनी आपको चाहिए, प्रेशर चेक करो, और पहले हफ्ता 10 दिन तो इसको प्यार से ही चलाओ आप, लंबे लंबे थोड़े से आप ट्रिप मारो, क्योंकि कई बार छोटी छोटी इशू होता है जो हमको उस टाइम पर नहीं पता चल पाता। जब आप इसको चलाओगे हफ्ता 10 दिन तो आपको पता चलेगा भाई टायर ठीक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन वीरेंद्र सिंह जी का है, हैशटैग सरदार जी, टियागो वर्सेस i10 वर्सेस स्विफ्ट वर्सेस इग्निस फॉर सिटी यूज एंड ओकेशनल हाईवे। आई वांट टू गो फॉर टियागो एज इट इज इकोनॉमिक गुड फॉर हाईवे, बट व्हाट डू यू सजेस्ट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? ग्रैंड i10 बोल रहे हो शायद आप, i10 की जगह, i10 तो कहाँ आती है अब। एनीवेज, बात कर लेते हैं इन कारों के ऑर्डर की। अगर आप न्यू कार की बात करो फिर तो आपको ग्रैंड i10 मिलेगी, अगर पुराने में आप i10 ले रहे हो तो मुझे इसका आइडिया नहीं है। मैं न्यू कार्स के हिसाब से बात करता हूँ। सबसे पहले मैं प्लेस करूंगा टियागो को, उसकी सिटी के डायनामिक्स एंड हाईवे के डायनामिक्स दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बिकॉज उसकी हाइट भी कार की कम है, कार का वेट भी ठीक ठाक है, तो टियागो आपकी चॉइस एकदम ठीक है। अगर आप इसके अलावा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं रेट करूंगा ग्रैंड i10 को। ग्रैंड i10 जो है वो चलने में सिटी में भी ठीक है, और उसके हाईवे मैनर्स भी कंपेयर टू अदर Hyundai कार्स ना अच्छे हैं। अगर मैं देखूँ ना, छोटी कार है सेगमेंट की, और अगर मैं कंपटीशन उसका i20 से करूँ तो मेरे को तो i10 ठीक लगती है बहुत ज़्यादा। तीसरी बात हम करेंगे यहाँ पर इग्निस की, बिकॉज इग्निस की भी हैंडलिंग बहुत ज़्यादा शानदार है। हाइट थोड़ी सी i10 से ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ना हिलती है कार जब बहुत ज़्यादा हाई स्पीड के ऊपर होती है, हाईवे के ऊपर। अदरवाइज शहर के हिसाब से तो आपकी ये तीनों कारें बहुत ज़्यादा शानदार है, चाहे टियागो ले लो शहर में, चाहे आप ले लो i10, चाहे आप ले लो इग्निस। शहर में तीनों अच्छी हैं, हाईवे के ऊपर टियागो, फिर i10, फिर इग्निस। स्विफ्ट को मैं लास्ट में स्टे रख रहा हूँ, बिकॉज स्विफ्ट प्रूवन हो चुकी है, इसका 2 स्टार आया है, तो मैं हमेशा मना ही करता हूँ, स्विफ्ट तो मत लो यार किसी को भी ना। इट इज़ अ गुड कार, लेकिन जो चीज़ पता है भाई साहब ये तो 2 स्टार पे है, इसको तो मैं अवॉइड करूंगा। जब हाँ, जिस दिन टियागो आ गई 2 स्टार पे, या इग्निस आ गई 2 स्टार पे, या ग्रैंड i10 आ गई 2 स्टार पे, उस दिन मैं ये भी कह दूंगा हाँ, इन कारों को भी आप अपनी जान का जोखिम खुद लो। गगनप्रीत सिंह इसको वो नहीं करता, रेकमेंड नहीं करता। लेकिन फिलहाल जब तक क्लियर है कि स्विफ्ट 2 स्टार पे है, मैं इसको सबसे लास्ट में ही रखूंगा, चाहे कैसा भी कंपैरिजन हो। अगला क्वेश्चन है समीर जी का, हैशटैग सरदार जी, थैंक यू सरदार जी मेरी क्वेरीज को लेने के लिए। क्या फोर्ड की डीजल 1.5 लीटर इंजन में कोई बदलाव सिंस लॉन्च है? क्या ये एक ही इंजन सब फोर्ड की गाड़ियों में आता है? फोर्ड एस्पायर, फ्री स्टाइल, इको स्पोर्ट, ओके। सबसे पहली बात तो थैंक यू ना बोलो करो, इट इज़ ओनली फॉर यू पीपल। तो अगर आपको अच्छा लगता है मेरा कंटेंट, आप लाइक जरूर कर दिया करो बस। अब डीजल 1.5 कोई चेंजेस मेरे ख्याल से तो कोई मेजर चेंजेस नहीं है, छोटा मोटा ट्यूनिंग का फर्क कंपनी हर बार कर देती है, ECU को हल्का हल्का सा चेंज करके, ताकि माइलेज और पावर के अंदर ज़्यादा दिक्कतें ना लगे लोगों को। अदरवाइज कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, यही इंजन आता है हर गाड़ी के अंदर, सेम ही इंजन आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। एंड एक और कमेंट है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मतलब ऑलरेडी मैं इस चैनल पे कोई कमेंट ऑफ द वीक या कमेंट ऑफ द मंथ नहीं चलाता हूँ, बट ये कमेंट ज़बरदस्त है, और ये कमेंट है हृदय जैन जी का, हैशटैग सरदार जी, ये फोक्सवैगन वाले लेबर भी जर्मनी से लाते हैं क्या? आई सी व्हाट यू डिड देयर। एनीवेज देखो, बात तो जेन्युइन है बंदे की।
शायद जर्मनी से ही लाते हैं, इसलिए इनके पार्ट्स के रेट कम होते हैं और लेबर के रेट कई बार ज़्यादा निकल जाते हैं। तो इलॉजिकल थिंग्स, एंड डेफिनेटली वॉक्सवैगन को ये चीज़ सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। एनीवेज दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। एंड यस, मुझे कुछ मैसेजेस आते हैं रेगुलर कि कारें कहाँ पर हैं, हम कारों की बात क्यों नहीं करते, न्यू रिव्यूज़ कहाँ पर हैं। बहुत ज़्यादा काम उन पे चल रहा है, बहुत ज़्यादा काम हो चुका है। बहुत जल्द आपको अच्छे अच्छे रिव्यूज देखने को मिलने वाले हैं। हाँ, कुछ वॉक अराउंड पेंडिंग पड़े हैं मेरे पास। आप ही बता दो, पहले वॉक अराउंड निपटा के खत्म कर दूं या नई कार दिखाऊं, क्योंकि आज आपको नई कार दिखाऊंगा और वॉक अराउंड लगाऊंगा 6 महीने के बाद किसी पुरानी कार का, तो आपको भी मज़ा नहीं आएगा। तो मैं पहले वॉक अराउंड खत्म करना चाहता हूँ। वॉक अराउंड खत्म होते ही आपको बहुत शानदार कारों के रिव्यू मिलने वाले हैं। तो बने रहिए स्पेयर व्हील के ऊपर। एंड अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्टिंग, एंड अगेन कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग। बाय बाय।